प्रिय छात्रों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यानमाला में आज आपका फिर से स्वागत है। हम लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके लिखे निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसी अध्ययन के अंतर्गत आज हमारा ये दूसरा व्याख्यान है। इसमें हम उनके कृतित्व अर्थात रचना संसार पर चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, तो इनका जो साहित्य है वो भी बहुआयामी रहा। साहित्य की विभिन्न विधाओं में आपने अपनी लेखन कला का चमत्कार दिखाया। ये नहीं कि कोई एक या दो विधाओं में ही आपने लिखा हो, लिखा तो आपने बहुत सी विधाओं में है, लेकिन हम उन सब की चर्चा यहाँ न करके मुख्य मुख्य जिन पर इनका काम अधिक रहा उन विधाओं को लेते हैं। आपके सामने जो इनका स्वरूप आया है वो एक निबंधकार का आया है, क्योंकि निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। हम शुरुआत करते हैं उपन्यासों से। आपने कई स्तरीय उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों से इनका ऐतिहासिक ज्ञान, इनका पौराणिक ज्ञान स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इतिहास और पुराण की छोटी छोटी बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आपने अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है और इसमें बाण भट्ट की जो एक उपन्यासों की रचनाओं की जो छवि थी वो छवि आपने वैसी ही बनाए रखी। ये उपन्यास भी अधूरा रहा, अधूरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि बाण भट्ट का कोई उपन्यास पूरा नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा माना जाता है कि श्राप था कि जिस दिन आप कोई रचना पूरी लिख दोगे उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनकी कोई भी रचना ऐसी नहीं लगती जो कि पूर्ण हो। और ये बाण भट्ट की आत्मकथा जो द्विवेदी जी ने लिखी वो भी उसी शैली में जिस शैली में कि बाण भट्ट ने लिखा होगा। फिर दूसरा उपन्यास चारू चंद्रलेखा है जो 1963 में आया था और बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में आया था। चंद्रलेखा में भी आपने ऐतिहासिक बिंदुओं को उठाया है। पुनर्नवा 1973, इस उपन्यास में भी आपने पौराणिक बातों को लिया है। और चौथा अनाम दास का पोथा, ये एक व्यवहारिक जो है उपन्यास है। इसका विषय वस्तु मेरे को पूरी तरह से ध्यान नहीं है। फिर है इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। द्विवेदी जी एक बहुत बड़े समालोचक रहे हैं हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में, और इनका एक बहुत ऊंचा स्थान रहा है जो इनको रामचंद्र शुक्ल की श्रेणी के लगभग बराबर ले जाता है। और बहुत सी आलोचनात्मक रचनाएं आपने लिखी। उनमें से कुछ रचनाओं का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा। वो है सूर साहित्य जो 1940 में लिखा गया था। दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका जो साहित्य से जुड़ा हुआ है वो 1940 में लिखा गया था। और कबीर नाम का जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो 1942 में लिखा गया था। साहित्य का मर्म जो नाम से इनकी जो आलोचनात्मक रचना है वो 1949 में आई। और एक आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार जो आपकी रचना है वो भी 1949 में आई। फिर नाथ संप्रदाय नाम से जो आपने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा
वो 1950 में आया, और 1952 में आया भारतीय प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। और एक और आया आधुनिक नहीं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इनका हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है जो हमको हिंदी साहित्य का अध्ययन करने में बहुत अधिक सहायता देता है। ये भी 1952 में आया। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल पर अपने विचार लिखे हैं, वो भी 1952 में आया। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में हुई लिखी गई, और सहज साधना 1963 में लिखी गई। फिर ललित्य पर आ गए साहित्य के। लालित्य तत्व 1962 में आया, और कालिदास की लालित्य योजना जो है वो 1965 में आई इनकी रचना। फिर 1965 में साहित्य सहचर नाम से आपकी एक आलोचनात्मक रचना हमको प्राप्त होती है। फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो 1970 में लिखा गया, और 1970 में ही मृत्युंजय रविंद्र नाम से एक रचना लिखी। तो इस तरह से इनकी ये 16 के आसपास रचनाएं जो है प्रमुखतः हमारे सामने आती हैं। फिर आते हैं निबंध संग्रह पर। इनके निबंध संग्रह भी 10 के आसपास प्रकाशित हुए। हालांकि आगे पीछे और लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं उनको इकट्ठा करके और एक सीरीज निकाल दी थी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम खाली जो इनकी खुद की जो रचनाएं हैं और बाद के बजाय उस समय के आसपास जो छपी है उनकी बात करते हैं। अशोक के फूल इनका जो निबंध संग्रह आया वो सबसे पहले आया 1948 में। फिर 1949 में आया विचार वितर्क, जो 1954 में भी दोनों मिला के छपे। फिर कल्पलता नाम से 1951 में निबंध संग्रह छपा, और विचार प्रवाह नाम का निबंध संग्रह 1959 में आया। कुटज जो है 1964 में आया। इसके अलावा विषदंत है, कल्पतरु है, गतिशील चिंतन है, साहित्य सहचर है, ये सभी निबंध संग्रह इनके आते गए। इसके अलावा कुछ अन्य विशिष्ट रचनाएं जो है वो भी आपकी रही। उनमें पृथ्वीराज रासो जो 1957 में लिखी गई थी, और संदेश रासक जो 1960 में लिखी गई थी, और 1977 में महापुरुषों का स्मरण नाम से एक ग्रंथ लिखा था आपने। और इसके अलावा आपने सिखों के गुरुओं पर भी एक ग्रंथ लिखा, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण। तो इस तरह से आपने बहुत सी रचनाओं का निर्माण, यह रचनाक्रम हमको हिंदी साहित्य में प्रदान किया। अब हम आते हैं कि इनकी आलोचक के रूप में भी थी प्रसिद्धि, या आलोचक के रूप में भी आप अविस्मरणीय रहे हैं, तो इनके निबंध भी अविस्मरणीय रहे। अब हम इनके साहित्य पर, इनके निबंधों पर चर्चा करते हैं विशेष तौर पर, कि इनके वर्ण्य विषय क्या रहे और इन्होंने किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया, या इनकी साहित्य की या इनके जीवन की विशिष्टता क्या रही। तो हम कह सकते हैं कि इनके वर्ण्य विषय संस्कृति रही, इतिहास रहा, ज्योतिष रहा और साहित्य रहा। इसके अलावा विभिन्न धर्म और संप्रदायों पर भी आपने लिखा। तो जीवन का अधिकांश जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो आपके साहित्य में समाहित रहा। आपके निबंध आलोचनात्मक रहे और विचारात्मक रहे। आलोचनात्मक निबंध भी आपने लिखे, विचारात्मक निबंध भी आपने लिखे, और ललित निबंध भी आपने लिखे। विचारात्मक निबंधों में आपके निबंध दो तरह के प्राप्त होते हैं। एक वो जिनमें भारतीय दर्शन या दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा की गई है, और दूसरा जो है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार से आलोचनात्मक निबंध भी इनके हमको दो तरह के प्राप्त होते हैं। एक तो साहित्य के जो जितने भी अंग हैं उन सब पर आपके निबंध मिले हैं, और दूसरा जो साहित्यकार हुए हैं उन साहित्यकारों की कृतियों पर
साहित्यकार और उनकी कृतियों पर आपके विचार उनमें मिलते हैं। इनके निबंधों में आपको विचारों की गहनता मिल जाती है, निरीक्षण की नवीनता मिल जाती है और विश्लेषण की सूक्ष्मता भी आपके निबंधों में हमको प्राप्त होती है, अर्थात गहराई लिए हुए इनके निबंध होते हैं। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से आपकी भाषा परिमार्जित भाषा की श्रेणी में आती है। परिमार्जित भाषा का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया हो। आपने भावों और विषय के अनुकूल जैसी भाषा की आवश्यकता थी वैसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इसके साथ साथ इनकी भाषा प्रांजल और व्यवहारिक थी और जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई आपने संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग भी किया है। तो देखिए, जिस तरह की भाषा की आवश्यकता हुई वैसी भाषा का प्रयोग आपकी रचनाओं में हमको मिल जाता है। इसके अलावा जहाँ ज़रूरत हुई, खासतौर से ललित निबंधों में या भावात्मक निबंधों में, आपके उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग भी जो कि उस समय चलन में हुआ करते थे, उनका भी प्रयोग आपके निबंधों में मिल जाता है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी, परिमार्जित होते हुए भी, थोड़ी बहुत क्लिष्टता की तरफ जाते हुए भी भाषा का प्रवाह किसी भी रचना में आपका नहीं टूटता है। भाषा आपकी हमेशा प्रवाहशील बनी रही है। इसके अलावा जो लिखने की शैली रही है वो अध्यापकीय रही है, क्योंकि आपका उद्देश्य लोगों को समझाने का ज़्यादा था। तो जहाँ समझाने का काम होगा उसको अध्यापकीय एक शैली के रूप में एक नए शब्द का प्रयोग में अपने यहाँ कर लेते हैं। और जहाँ तक शैली का सवाल है, शास्त्रीय शैलियों का सवाल है, वहाँ आपने लगभग 5-6 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया, जिसमें 4 शैलियाँ प्रमुख रही है। गवेषणात्मक शैली आपके निबंधों में और रचनात्मक जो आलोचनात्मक रहे हैं उनमें मिल जाएगी। वर्णात्मक शैली भी आपकी मिल जाएगी, व्यंग्यात्मक शैली भी आपकी मिल जाएगी और व्यास शैली भी आपकी मिल जाएगी। गवेषणात्मक शैली आपकी ज़्यादातर आलोचनात्मक निबंधों में मिलती है। व्यंग्यात्मक ललित निबंधों में मिल जाती है और जो व्यंग्य निबंध हैं उनमें भी मिल जाती है। तो इस तरह से आपकी रचनाओं में बहुत सी विशेषताएं हमको प्राप्त होती है। अब हम आते हैं कि इन्होंने जिन विषयों पर निबंध लिखे उन विषयों में विचारात्मक भी आते हैं, आलोचनात्मक भी आते हैं, गवेषणात्मक भी आते हैं, सांस्कृतिक निबंध भी आते हैं, साहित्यिक निबंध के साथ साथ व्यक्तिगत निबंध भी आते हैं। लेकिन जब हम साहित्यिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ललित निबंधों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सांस्कृतिक गरिमा और मानवतावादी विचारधारा आपके निबंधों में हमेशा बनी रही है। इनके निबंधों में पांडित्य मिलेगा तो साथ साथ सरलता मिलेगी। इनके निबंधों में गंभीरता मिलेगी तो विनोद प्रियता भी मिलेगी। देखिए, मेल देखिए आप, पांडित्य के साथ सरसता, गंभीरता के साथ विनोद प्रियता और प्राचीनता के साथ नवीनता भी आपके निबंधों में हमको बहुत मिल जाती है। और भारतीय संस्कृति के तो आप खैर पुजारी थे ही थे, लेकिन आपके निबंधों में पाश्चात्य विचार भी बहुत से मिल जाएंगे और आपस में इनकी तुलना भी मिल जाएगी। यही कारण रहा कि आपने बहुत ही
गंभीर विषयों को भी बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमारे तक लाने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विवेदी जी अपने व्यक्तित्व में जिस प्रकार विद्वान और विनोद प्रिय थे, सरल थे, सरस थे, गंभीर थे, उसी तरह से ये सब, इन सब का मिश्रण हमको आपके साहित्य में भी उपलब्ध हो जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं और हमारे सामने यदि कई एक रचना आ गई तो हम सोचते हैं कि द्विवेदी जी तो बड़े गंभीर व्यक्ति थे, और एक दूसरी रचना पढ़ते हैं तो ये लगता है कि द्विवेदी जी जो है हंसी मजाक के हल्के फुल्के जो है साहित्य को रचते हैं। और जब आप इनके आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे तो पूरे विद्वान नजर आते हैं जब वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखते हैं, और जब उपन्यास लिख रहे हैं तो पुराण और इतिहास दोनों उसमें शामिल करके रख देते हैं। तो इनके व्यक्तित्व में जो बहुआयामी स्वरूप था वो इनके साहित्य में भी हमको मिलता है। तो जब हम इनके साहित्य को पढ़ेंगे तो हमें इनके व्यक्तित्व का भी पता लग जाएगा कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक थे। और निबंधों का जहाँ तक सवाल है, हमने देख लिया कि आपके निबंध जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, आपके जो निबंध आएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक नाखून जैसी मामूली चीज पर जिसका कि हम सामान्य तौर पे जीवन में कोई महत्व नहीं समझते हैं, उस पर आप कितने गहनता से, गंभीरता से विचार करते हैं, वो हमारे लिए विचारणीय है। और कल हम ये कोशिश करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का सारांश और उसका उद्देश्य, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से हमको क्या बताना चाहते हैं। और हम बड़े रुचिकर, आप देखिएगा, बड़े आप रुचि से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब समझ में भी आएगा, और आप सोचेंगे कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से विविध विषयों पर, विविध कार्यों पर, विविध घटनाओं पर ध्यान दें तो जीवन को जीने का आनंद हमको भी आएगा। तो जीवन को जीने का आनंद द्विवेदी जी के साहित्य में हमको प्राप्त होता है। हम यहाँ पढ़ेंगे और उस जीवन के आनंद को अनुभूत करेंगे। इसी के साथ मैं आज की इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।